अरे मेरे तरफ देखो ना लगातार, गधा की तरह कभी इधर देख रहा है, कभी ऋतिक रोशन हो गया है जो बॉडी देख रहा है अपना, चूहा की तरह ये है एकदम फट्टे, अब बॉडी ये देख रहे हैं। ऋतिक रोशन का जानते हो, एक वो पाँव के बराबर तुम्हारा क्या बोलते जांग भी नहीं होगा। ऋतिक रोशन जाखनी से बैठ, क्या मालूम क्या देख रहा है। हम देखे तो कोई बात है, देखो सुबह सुबह बहुत मेहनत करते हैं तब बॉडी बनता है। हेलो गाइस, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो. Today we will discuss about nutrition in plants, and this is of class 7th. Then we will start discussing on nutrition in plants. चलिए शुरू करते हैं। देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन है क्या, कोई बता सकते हो क्या है? Mode of taking food is called nutrition. The mode of taking food is called nutrition. और कोई? सिर्फ टेकिंग फूड नहीं, इसका इनटेक करना भी और साथ ही साथ इसका यूटिलाइजेशन भी, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन में आता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंजेशन, डाइजेशन, है ना, एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं ना, एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रेशन, ये 5 प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है इन सारे प्रोसेस से होकर के गुजरता है। हम इंजेक्शन किए, कोई फूड लिए, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, है ना। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन है हमारे, कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स। तो हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स में कौन कौन आते हैं? प्रोटीन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, मिनरल्स आते हैं, है ना। तो ये सारे जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, ये सारे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब होता है बहुत ही पेचीदा होता है, इसको पचाना थोड़ा टफ है डायरेक्टली। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंजेक्शन हम जब इनटेक करते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल कहाँ होते हैं, आपके फूड में होते हैं, है ना। और जब ये हम लोग इनटेक करते हैं तो ये हमारे शरीर में जाता है, और हमारा शरीर का डिफरेंट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग पार्ट है, ठीक है, वो इसको अपने अलग अलग तरीक़ों से इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अलग अलग हार्मोन सेक्रेशन होता है ना, जिसमें हम लोग पढ़े हैं क्या कि ट्रिप्सिन हो जाएगा, है ना, फिर एमाइलेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, ये सब पैनक्रियाटिक जूस है ना, ये सब सेक्रेट होते हैं, तब जाकर के हमारा प्रोटीन टूटता है। फिर उसके बाद एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है ना, और लाइपेज जो होता है वो फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक करता है ना, ताकि ये सारे जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाए, और फिर उसके बाद क्या हो जाए, ये हमारे सेल तक पहुंच जाए, है ना, हमारे ब्लड के थ्रू, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे सेल्स तक पहुंच जाए, और सेल्स के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे क्या हो, बाय द रेस्पिरेशन, है ना, हम लोग न्यूट्रिएंट्स तो मिल गया, फिर उसके बाद हम ग्लूकोज भी देते हैं उसको, और उसके बाद जब हमारा रेस्पिरेशन होता है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो हमको पूरा कंप्लीट उसका एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग, न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरा पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, तो लिखो न्यूट्रिशन क्या है, लिखो लिखो, लिखवाते भी चलेंगे एकदम प्रॉपर, जैसे क्लास चलता है वैसे हम क्लास चलाएंगे इस ऑनलाइन। लिखो, आराम से लिखना, ज़्यादा हिलाने की कोशिश मत करना कि चौकी हिला दो। बैठ जाओ तुम, लिखो। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, लिख दो पहले, यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डेट क्या है आज,
10/4/23। लिखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लिख लिए, लिखो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body। एक मिनट रुकना तुम लोग। क्या बोले? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and utilizing it by an organism and utilization बोले थे ना, क्या बोले थे? utilization by the body, या इट्स लगा देना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, अब देखो जैसे क्या बोले, ये उतार लीजिए। न्यूट्रिशन बताएं इसमें, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग टाइप से, न्यूट्रिएंट टेक करने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि अगर हम एक ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है ना। तो हम पढ़ाएंगे अभी कि और क्या क्या होते हैं न्यूट्रिशन, ये सब मतलब इन सारे के बारे में बताएंगे। तो जैसे बोले क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जैसे हमारे पास क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, क्या बोले कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें होगा क्या, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जैसे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस खुद बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो दूसरे पे निर्भर नहीं है, इस लेकिन एटमॉस्फेयर पे निर्भर है, इस इन्वायरमेंट पे निर्भर है। क्योंकि इन्वायरमेंट अगर नहीं रहा, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा, सनलाइट नहीं मिला इसको, तो फिर कैसे वो लोग अपना बना पाएंगे भोजन, है ना। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा कि वो किसी दूसरे पे डायरेक्टली निर्भर नहीं है ना, खाने के लिए अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट से, फिर उसके बाद सनलाइट ले लेता है, नीचे से वाटर ले लेता है, ठीक है, और इन सभी को मिला करके वो क्या करता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। और हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होना चाहिए, वही हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जब किसके साथ मिलता है, ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो क्या करता है, उसका वो टूटता है, C6H12O6 टूटता है, और हमको क्या मिल जाता है, एनर्जी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलता है उसको तो हम रिलीज कर देते हैं, ठीक है। एकदम सेम प्रोसेस आपका किस में होता है, पौधों में भी होता है। लेकिन पौधे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इस दौरान वो अपना खाना बनाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया।
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जो भोजन होते हैं, जैसे हम लोग क्या हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉप्स है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर है, खुद से हम लोग खाना नहीं बना ले रहे, तो जब दूसरे पे निर्भर है तो इसी को बोले हैं क्या, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ अभी ऐसे हमको लिखवाना भी है ना, क्लास चला रहे है ना, क्लास चला रहे तो हमको क्या होगा, इस तरीके से लिखवाना भी पड़ेगा, तो हम लिखवाते हुए चलेंगे। तो लिख लो, न्यूट्रिशन लिख लिया, लिखो एग्जाम्पल में लिख लो। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, green plants prepare their own food while humans and animals do not, while humans and animals do not। लिख लिया, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, लिखो फुल स्टॉप के बाद, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड on the plants, for their food। लिख लिया, लिखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, लिखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of modes of nutrition, different modes of nutrition लिखो, on the basis of different modes of nutrition organisms are categorized into two major types, देखो क्या बोल रहे हैं हम, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, उसको अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, है ना, एनिमल्स को, प्लांट्स को, है ना, तो अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। ये अलग अलग कैटेगरी कौन हो सकते हैं, तो लिखो, पहला लिखो ऑटोट्रॉफ्स, AUTOTROPHS, ऑटोट्रॉफ्स। अब ये ऑटोट्रॉफ्स में ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ है, क्या है सेल्फ। ऑटो का मीनिंग क्या है, द मीनिंग ऑफ ऑटो इज सेल्फ एंड द मीनिंग ऑफ ट्रोफॉस इज न्यूट्रिशन, क्या है, न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफ्स मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन। तो लिखो सेल्फ न्यूट्रिशन नहीं, नॉरिशमेंट लिख दो। न्यूट्रिशन मतलब तो पोषण ना हो गया, ये पोषक तत्व ना हो गया, नॉरिशमेंट लिख दो, पोषण, नॉरिशमेंट। ऐसा न्यूट्रिशन भी चलता है, लेकिन नॉरिशमेंट लिख दो, ज्यादा प्रॉपर अच्छा होगा, अप्रोप्रिएट होगा उसके लिए। सेल्फ नॉरिशमेंट लिखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन is the mode of nutrition, autotrophic nutrition is the mode of nutrition
in which is the mode of nutrition in which different organisms make their own food from the simple substances, like carbon dioxide, CO2 लिख लेना, like carbon dioxide, CO2, water, H2O, and in the presence of sunlight. ये बताएंगे, आगे चलोगे ना तो कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है, तो फोटोलाइटिक रिएक्शन बोल सकते हो या फोटोसिंटिलेशन रिएक्शन, ये सब कुछ रिएक्शन होता है। तो ये फोटो का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है। तो उस सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो ये हम लोग बोल देंगे, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है ना। तो हम लोग क्या बोले, इसके लिए क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए आगे, लिख लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। क्या तक लिखा थे, लास्ट बोलो तो, नहीं उससे बाय द सिंपलर सबस्टांसेस, है ना, फ्रॉम द सिंपलर सबस्टांसेस लिखो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देख लो PHOTOSYNTHESIS, इसको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि बहुत टफ है। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस through which a plant can make their own food. Green plants can make their own food, and in this process carbon dioxide and water is used, ठीक है, and the process is taken out in the presence of sunlight, okay, and the byproduct of this process is oxygen byproduct, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट होता है, और हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है ना, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या है, तुम्हारा एक फूड हो गया, है ना। तो ग्लूकोज क्या हो गया, तुम्हारा फूड हो गया। तो इसको लिख लो। अब उसके बाद लिखो, तो इसका एग्जांपल में लिख लो, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स यही लिखिएगा, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। मेरा लगातार नज़र जो है कैमरा के ऊपर कम रहता है, क्योंकि ये वीडियो मैं क्लास में ही रिकॉर्ड करता हूँ, उतना थोड़ा समय का कमी है, तो इसीलिए जो है हम थोड़ा क्लास को भी देखते रहते हैं, लगातार कैमरे को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिएगा फिर भी हमसे, ताकि स्मूथली आपका क्लास रन करता रहे और आपको समझ में आते रहे सारी चीज़ें। लिखो हेट्रोट्रॉप्स, सेकेंड लिखो हेट्रोट्रॉप्स। देखो हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। क्या स्पेलिंग लिख लिया है, क्या लिखा है स्पेलिंग, HETERO, हाँ, हेट्रोट्रॉप्स। इसको हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे हेट्रो और ट्रोफोस। क्या लिखेंगे, ट्रोफोस। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोफोस मीन्स नॉरिशमेंट। मतलब ऐसा नॉरिशमेंट जो अदर पे डिपेंडेंट होके हो रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रॉप्स। और वैसा एनिमल या वैसा क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो लिखो इसको लैंग्वेज में,
humans and animals do not contain chlorophyll. क्लोरोफिल का स्पेलिंग देखो, CHLORO, क्लोरो PHYLL, क्लोरोफिल. Do not contain chlorophyll. Humans and animals do not contain chlorophyll and are dependent on plants for their food. अब ये फूड कौन सा फॉर्म में है? समझो कि रेडीमेड फॉर्म में, ठीक है? तो फॉर देयर फूड, क्योंकि उसको बना बनाया मिल रहा है ना जी, है ना? प्लांट्स को ना बनाना पड़ रहा है, लेकिन ह्यूमंस को तो बना बनाया मिल जा रहा है. देखो फॉर देयर फूड लिख दिया. लिखो द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट, लिखो ना फुल स्टॉप देखे, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट make their own food and take बोलो या obtain बोलो, ठीक है? टेक के साथ ऑब्लिक लगा के ऑब्टेन लिख लो, ताकि एक नया वर्ड तुमको मिल जाए, OBTAIN, ऑब्टेन. एंड टेक फूड फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स. देखो सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रीन प्लांट पे तो निर्भर नहीं है ना? एनिमल्स पे भी निर्भर है, अदर एनिमल्स पे. तो लिखो और एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स and the mode of nutrition are called heterotrophic nutrition. लिख लिया? and the mode of nutrition are called heterotrophic nutrition. लिखो फोटोसिंथेसिस, लिखो फोटोसिंथेसिस लिखवा देते हैं. इसको भी, इसको मिटा रहे हैं. फोटोसिंथेसिस ये क्या है? प्लांट्स यूज दिस प्रोसेस फॉर मेकिंग their food. ठीक है? Plants use this process for making their food. लिखो the process. आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा अगर नहीं लिख पाते हो बाय डिक्टेट करके, ठीक है? तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं अगले क्लास से उसको बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है? लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा. अगर डिक्टेट करके साफ साफ अगर लग रहा हो कि हम साफ साफ बोल रहे हैं और आप साफ साफ लिख पा रहे हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डिक्टेट करके सुनो और लिखो. इससे आपके मेमोरी में क्या हो जाएगा? इम्प्रिंट हो जाएगा, एकदम इम्प्रेशन आ जाएगा, छप जाएगा. लिखो द प्रोसेस बाय विच the process
by which green plants can make their own food, from simple inorganic substances. ब्रैकेट में लिख लो CO2 H2O. इनऑर्गेनिक होता है INORGANIC. इनऑर्गेनिक. तुम लोग को थोड़ा सा भी जहाँ पे भी दिक्कत होगा ना, नहीं समझ में आएगा, स्पेलिंग बता देना ताकि हमको लग जाएगा कि ये लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है ना. इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज देखो SUBSTANCES. इनऑर्गेनिक सबस्टांसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिख लो. CO2 एंड वाटर ब्रैकेट में, CO2 एंड वाटर H2O. ठीक है, CO2 एंड H2O in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and green pigment. green pigment देखो जो छोटा छोटा मतलब इसका हिंदी क्या बोले, लवक बोलते हैं, हरित लवक. ठीक है, हिंदी में हरित लवक बोला जाता है इसको. तो इसको बोलेंगे ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफाइल. ग्रीन पिगमेंट called chlorophyll. Called chlorophyll is known as photosynthesis. लिखवा दिए कि क्या प्रोसेस होता है इसका, है ना. जैसे देखो हम क्या बोले कि क्या क्या लिए हम लोग, CO2 लिए प्लस H2O लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिए. ये क्या है, सनलाइट का हम साइन दिए. ठीक है, हीट का, सनलाइट का. ठीक है, सनलाइट दिए. इसके वजह से बना क्या हमारा C6H12 एंड O6 प्लस O2. तो अब इसको बैलेंस करते हैं, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O. तो इधर कितना है, C कितना है, 6 है, तो C6 कर दो. अब O कितना हो गया, 6 दूनी 12. इधर कितना है 6, और इधर 6 है और 2 8 है. तो हम क्या करते हैं, 6 दूनी 12 हुआ. यहाँ H कितना है, 12 है, तो यहाँ 2 है ना, तो इसको भी 6 कर देते. तो H12 हो गया, कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 है, H12 हो गया, H12 है. उसके बाद O6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18. तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 6 लगा देते हैं. तो ये इस तरीके के प्रोसेस से तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल, H2O का 6 मॉलिक्यूल मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल भी लिख लेगा, क्लोरोफिल भी जरूरी है इसमें. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट. वो क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करने का में मदद करता है ना, लीव्स में होता है, और उसको क्या करता है, इसमें इसके रिएक्शन में मदद करता है. अब यहाँ से ये क्या करेगा, C6H12O6 एंड 6O2 में इसको ब्रेक कर देगा. और ये हमारा एनर्जी हो गया, ये हमारा फूड हो गया. क्या हो गया, फूड हो गया. और 6O2 वही बाई प्रोडक्ट है जो ये क्या कर देता है, मतलब रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर कर देता है ना. ये मतलब अपना ये 6O2 ऑक्सीजन बाहर हो जाता है. ये इसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट. कोई बोलेगा व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस, क्या बोलोगे, O2 ऑक्सीजन. क्या बोलोगे,
ऑक्सीजन। चलो लिखो आगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे ऑकर करता है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिखो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस the process of photosynthesis takes place in green leaves in green leaves takes place in green leaves are referred to as the factories of plants। प्लांट का फैक्ट्री कहा जाता है इसको, क्योंकि यहीं पे क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। किसका? फूड का। लिख लिया? देखो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ये अदर ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है। जैसे कि स्टेम में क्या होता है? ग्रीन होता है, उसको हल्का काट के देखना, हल्का हल्का उसका हरा तना दिखेगा। तो स्टेम में भी क्या हो सकता है तुम्हारा? इसका प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। तो लिखो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस can also occur occur can also occur in green plants in other parts in other parts नहीं, इसलिए in green parts in other green parts of the plant लिखो like a stem लिखो but it is not enough to fulfill the requirement of the plant, लिख लिया? रिएक्शन लिखवा दिए हैं, ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम लिखवा दिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इसको लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ग्लूकोज ऑक्सीजन स्क्रीनशॉट ले लिए? चलिए ठीक है, लिखेंगे अब सेल्स लिखेंगे। सेल्स CELLS मिटा दे CELL सेल लिखो। सेल एक्चुअल में क्या है, बस इसको एक लाइन में हम समझ सकते हैं। सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है।
स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट of the body. स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट मतलब हमारे शरीर में जितना भी काम हो रहा है या फिर हमारा शरीर जितना इतना बड़का हार मास का पुतला है ना। तो ये जो हमारा शरीर है वो जिससे बना है वो क्या है, सेल है। एक तरीके का क्या है कि अगर हम एक घर बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनाते हैं तो घर को क्या करते हैं, एक ईंट से ईंट जोड़ जोड़ के बना देते हैं, है ना। तो जब हम ईंट जोड़ जोड़ के बनाते हैं तो जो सबसे छोटा यूनिट क्या हो गया, ईंट हो गया, और ईंट जोड़ जोड़ के हम लोग पूरा घर बना दिए। तो सेल भी सेम वैसा ही होता है। सेल एकदम एक एक सेल मिल करके हमारे शरीर का क्या बनाता है, एक टिश्यू बनाता है। हर एक टिश्यू मिल करके क्या बनाता है, हमारे शरीर का एक ऑर्गेनिज्म बनाता है और ऑर्गन बनाता है, ठीक है। फिर हर एक ऑर्गन मिल करके एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है, पूरा एक बॉडी बनाता है। और उसके बाद हम लाइफ को ये करते हैं, जीते हैं। तो सेल जो होता है एक बिल्डिंग यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। फिर फंडामेंटल यूनिट भी क्यों बोले, क्योंकि ये क्या है, मेरे तरफ देखो ना लगातार, गधा की तरह कभी इधर देख रहा है, कभी ऋतिक रोशन हो गया है जो बॉडी देख रहा है अपना, चूहा की तरह ये है एकदम फट्टे, अब बॉडी ये देख रहे हैं। ऋतिक रोशन का जानते हो, एक वो पाँव के बराबर तुम्हारा क्या बोलते हैं, जांग भी नहीं होगा। ऋतिक रोशन जाखनी से बैठ, क्या मालूम क्या देख रहा है। हम देखे तो कोई बात है, देखो सुबह सुबह बहुत मेहनत करते हैं तब बॉडी बनता है। चलो सेल्स लिखो, सेल्स लिख लो, लिखो ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, a living organism is made up of a small building units are called cells. Small building units are called cells. Cells are the structural and fundamental बोल रहा है, फंक्शनल, सॉरी फंडामेंटल बार बार बोल दे रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा था। फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसको थोड़ा साफ कर लीजिएगा, एंड फंक्शनल यूनिट कर लीजिएगा। बताएं हम सही है, जो भी जितना काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो सारा फंक्शन क्या होता है, उसका भी वो क्या है, एक यूनिट है, सबसे छोटा इकाई है। क्योंकि सेल में भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन की बात की है ना, सेलुलर रिस्पिरेशन की बात की, जिसमें हमारे सेल्स में जा करके हमारा जो ब्लड कैपिलरीज है ना, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, सेल तक पहुंचाता है। और वो सेल जो है उस ऑक्सीजन को पकड़ करके ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके ब्रेक करता है, और क्या होता है तुम्हारा, उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हीट मतलब एनर्जी और वाटर रिलीज होता है। तो ये एक सेलुलर रेस्पिरेशन का भी पार्ट है। सेल क्या करता है, रेस्पायर करता है। तो वो एक क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट हो गया, है ना। तो हमारा प्रत्येक सेल रिस्पायर कर रहा है, जैसे कि हम कर रहे हैं, है ना। तो वो फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। थोड़ा सा हम फंडामेंटल यूनिट बोल दे रहते हैं। अभी ध्यान में यही था, हम एक और वीडियो डालने वाले थे अभी फंडामेंटल राइट्स पे, इस वजह से फंडामेंटल यूनिट बोल दे रहे थे बार बार। चलिए ठीक है, फंक्शनल यूनिट लिखो, उतना चलता है, और इसी को हम ऐसे ही डालेंगे।
लिखो क्या हुआ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी of all living organisms of all living organisms लिख लिया। देखो सेल्स आर नॉट सीन से लिखो, सेल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये बुलेट पॉइंट में लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, बुलेट पॉइंट दे दे के लिखेगा। सेल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बुलेट पॉइंट, सेल्स cannot be seen by naked eye with the full stop लिख करके दो, with the help of microscope they can be seen, with the help of microscope they can be seen। देखो सेल मेम्ब्रेन जान लो, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। अच्छा हम तुमसे एक बात पूछे, प्याज देखे हो सब कोई, प्याज देखे हो रे लड़का, रे गधा ऊपर देखो, प्याज देखे हो, प्याज में क्या होता है कि सबसे एकदम एक आउटर लेयर होता है जो बहुत ही पतला होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इवन बोल सकते हो, ठीक है। तो वैसा ही क्या होता है, सेल के पास उतना उससे भी पतला, ठीक है, छिलका होता है, छिलका समझो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये अब इसका आगे का पार्ट है कि 11th 12th या फिर तुम 9th 10th में जाओगे तो इसको पढ़ोगे कि ये क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू ये लिक्विड जो होते हैं एक क्या करते हैं, पास कर सकते हैं, और इसको पास करने के लिए एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, उस ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ये पास करते हैं। तो वो आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, 9th 10th के लेक्चर्स में बताऊंगा, मैं सारा लेक्चर्स करवा दूंगा फ्री, सब पढ़े सब बड़े। मोदी जी क्या हम एकदम इस कहावत को सपोर्ट करते हैं, सब पढ़े सब बड़े। तो चलो लिखो, क्या लिखवा रहे थे, सेल मेम्ब्रेन बोले थे ना, लिखो द सेल हैज a thin outer boundary called cell membrane, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करो कि इसमें लिखो कि ये क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है, सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। देखो अगर हम एक सेल बना दें, इसका कोई अपना ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, कि एकदम कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। तो सेल का कोई भी एक स्ट्रक्चर बना देते हैं और बीच में एक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ से ऐसा ये बना देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा सबसे आउटर पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस है। उसके बाद क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में बस इसी चीज का डिफरेंस रहेगा, देखना तुम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, ठीक है, एक में रहेगा एक में नहीं रहेगा।
अब बताओ कि हम मान ले जाए चाय छन्नी है ना, चाय छन्नी, तो चाय छन्नी से चाय से छान के डालते हैं तो चाय पत्ती अलग और चाय अलग हो जाता है। और चाय छन्नी नहीं रहे तो दोनों मिल जाएगा ना। तो एकदम सेम समझो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर अंदर भी क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ बॉडीज होते हैं इसके, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड्स होते हैं एक तरीके से, सेलुलर फ्लूइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रक झिल्ली, ठीक है, हिंदी में बता दे रहे हैं। ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ये क्या है, केंद्र, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, और ये क्या है, कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली, ठीक है। तो इसमें और भी सारे यूनिट्स होंगे, हम बताएंगे, अभी आपके 7th क्लास के लिए जितना है हम उतना बता दे रहे हैं। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें हम तुमको क्या बताएं कि किसमें के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में बताया था ना। लिखो न्यूक्लियस, लिखो द सेल है जो लिखो द सेल हैज a centrally located spherical structure, सेंट्रली लोकेटेड, देख लो कैसे लिखेंगे, CENTRALLY, सेंट्रली लोकेटेड, LOCATED, लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सेंट्रली लोकेटेड मतलब केंद्रीकृत जो दिख रहा है, लोकेटेड स्थिति, ठीक है, केंद्र में स्थित है। तो सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको मिटा देते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, देख लीजिए आप लोग, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सुमन को जब देखेंगे ना तो वो ऐसे मुँह करके हंसने लगेगा, अरे इतना शर्माता का है जी तुम, अभी हमारे से शर्मा रहा है, हमसे जब इतना शर्मा रहा है सुमन, तो तुम मैडम तुमको पढ़ाती हो तो तू तब एकदम बेंच के नीचे घुस जाता होगा, एकदम ऐसे करता हो, नहीं मैम नहीं देखेंगे हम, गधा। देखो के साल से, इतना साल से पढ़ रहा है, तब भी जो है ना अब देखे में शर्म आता है, गधा कहीं का। लिखो साइटोप्लाज्म, लिखो साइटोप्लाज्म, लिखो द सेल हैज ए jelly like substance that surrounds the nucleus. The nucleus is called क्या बोले, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिख करके डैश दे करके लिखा है ना, हाँ ऐसा ही लिखना, साइटोप्लाज्म लिख के डैश देना और उसके बाद लिखना साइटोप्लाज्म। लिख लिया, देखो साइटोप्लाज्म क्या बोले, द सेल हैज जेली लाइक सब्सटेंस, ओके, जेली लाइक सब्सटेंस that surrounds the nucleus, ठीक है, is called cytoplasm। और ये and this cytoplasm is found between the cell membrane and the nuclear membrane, है ना। but
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के केस में डिफरेंट होगा थोड़ा ये, ठीक है। यही वाला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक पुराना, बहुत पुराना कोशिका है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, एक बहुत पुराना कोशिका होता है जिसमें जो है डेवलप नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जैसे तैसे रहता है, सब एक साथ रहता है, ठीक है। और एक जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाता है जिसमें एक घर में क्या कर दिया जाता है कि दीवार खींच दिया जाता है कि ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा और ये कमरा तुम्हारा। और एक और जो है बहुत पहले का जो सेल है उसमें कोई दीवार नहीं है, सब एक के जगह एक के रूम में घुस के सुतल है ना। तो इस तरीके से लिखो। एक लास्ट टॉपिक और है स्टोमाटा, ठीक है। और कैसे जो है तुम्हारा ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो हम बता देते हैं। उसके बाद इसको क्लास को हम ओवर कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो स्टोमाटा। लिखो स्टोमाटा, या फिर लिखो या फिर लिखो टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स on the surface of leaves, on the surface of leaves, leaves leaves, 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 on the surface of leaves, tiny pores on the surface of leaves, through which the inorganic raw material like CO2 is taken from the air, is called या फिर आर कॉल्ड अस्टोमाटा, आर कॉल्ड अस्टोमाटा, क्योंकि टाइनी पोर्स बोले ना शुरू में तो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। आर कॉल्ड अस्टोमाटा, आर कॉल्ड अस्टोमाटा। लिखो ट्रांसपीरेशन, लिखो ट्रांसपीरेशन, लिख के डैश दो। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि कोई भी, जैसे वाटर जो होता है वो जमीन से लिया जाता है ना, और वाटर को रूट के थ्रू, रूट नोड्यूल्स होते हैं, छोटा छोटा रूट नोड्यूल्स बोलते हैं, रूट होता है, रूट में एकदम छोटा छोटा झिल्ली जैसा रहेगा, है ना, तो रूट नोड्यूल्स बोलते हैं उसको। तो रूट नोड्यूल्स क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है नीचे से, सॉइल से, और उसको क्या करता है, जाइलम के थ्रू, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट्स में होता है, वो जाइलम के थ्रू ऊपर करके और सभी जगह भेज देता है, ठीक है। और सभी जगह जाने के बाद पत्तियों से क्या होता है कि जब फ्लैट सरफेस का जो पत्ती होता है उस पर गर्मी लगता है, हीट लगता है, तो उसके थ्रू क्या करता है, इवेपोरेशन होता है, जिससे कि पत्ती में नमी बना रहे, बरकरार रहे, नहीं तो सूख जाएगा। इतना धूपा में सूख जाएगा से याद है यार, अरे बाप रे, नहीं डाले हम आज गमला में पानी, मेरा सारा पत्ता पत्ती सब फूल का पौधा मुरझा जाएगा। अच्छा छोड़ो, हम डाल देंगे। इसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वो क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होते रहेगा और उसके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, है ना, और सभी जगह पानी भी मिलता रहेगा, है ना। तो लिख लो ट्रांसपीरेशन, लिख लो। लिखो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस in which water is absorbed, in which in WHICH, which, in which water is absorbed through the roots of the plants,
and is transported to the leaves, transported to the leaves by vessels or pipe like a structure. ठीक है, by the vessels or pipe like a structure, or pipe like a structure. लिख लिए. And ultimately these waters get evaporated या फिर are evaporated लिखो ड्यूरिंग दिस, लिखो है लड़का, लिखो ड्यूरिंग दिस the movement of nutrients also take place nutrients, movement of nutrients also take place in different parts of the body. तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. दिस इज इनफ फॉर द डे एंड आई होप you will subscribe, like and subscribe the video. If you like the video, please subscribe it, okay, and please like it, और शेयर भी करें और कमेंट भी करें. अपना जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट के थ्रू मेरे तक पहुंचाएं, ताकि जो अगर मेरे अंदर कोई ड्रॉबैक्स है तो वो मैं उसको हटा सकूं, उसको रिमूव कर सकूं, और फिर आपको और अच्छे से मैं लर्निंग को प्रोवाइड कर सकूं. मेरा अपना मोटिव जो है वो फुलफिल कर सकूं, ठीक है. और अपने जो इस चैनल का मोटिव है कि सबके घर तक पढ़ाई को पहुंचा दूं, बिल्कुल ही क्या बोलते हैं उसको, इसके लिए कोई कॉस्ट बियर ना करना पड़े, क्योंकि पढ़ाई एक हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर द आर्टिकल 21A, है ना. हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है. ये तो हमारा क्लास का वीडियो चल रहा है, लेकिन अभी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप फंडामेंटल राइट्स को जानेंगे. तो सबको शेयर करें और जुड़े रहें और अच्छा करते रहें. थैंक यू.